हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो एक एक करके मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट 8 चैप्टर तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल किस तरीके से उसने शासन किया और किस तरीके से 2 किताबें हैं जो हमें बताती हैं मौर्य काल के शासन के बारे में। एक किताब थी चाणक्य द्वारा लिखी हुई और दूसरी किताब कौन सी थी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई। तो दोनों किताबों से जो हमें इंडिका से पता चलता है, इंडिका से हमने मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई किताबों के बारे में बताया था आपको, किताब के बारे में कि राजा किस तरीके से चला करता था, किस तरीके से शासन किया करता था, किस तरीके से चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। आज हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बदली। ये है पोस्ट मौर्यन, मतलब मौर्य काल जब समाप्त हो गया उसके बाद की। हर शासन जब होता है तो कुछ समय तक वो रहता है, उसके बाद क्या है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो मौर्य काल का क्या था, मौर्य काल का जो पतन था वो शुरू हो गया था। और मौर्य काल के पतन के बाद जो पूरा क्षेत्र था या जो पूरा एरिया था भारत का, वो किन किन हिस्सों में बटा, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं बहुत अच्छा मैप नहीं बना पाती हूँ, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जितनी सारी ये चीज़ें थी, मौर्य काल जब समाप्त होना शुरू, लगभग 2200 साल पहले अगर बात करी जाए, कितने साल पहले की, 2200 साल पहले क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य का डिके यानी कि पतन शुरू हो गया था। और इसके स्थान पर क्या हुआ, जगह जगह पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। अब वो नए राज्य कौन से थे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो पाटलिपुत्र वगैरह का एरिया था, यहाँ पर अलग राजा आए। यहाँ पर जो राजाओं की बात करूं, यहाँ पर अलग राजा आए। और यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर अलग आए। इन सभी को भी देखेंगे एक एक करके। और यहाँ पर अलग आए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पश्चिमोत्तर भारत में, तो पश्चिमोत्तर उत्तर भारत के कुछ जो भाग थे, लगभग करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में हिंद यवन राजाओं के बारे में, तो हिंद यवन राजा यहाँ पर शासन करते रहे। हिंद यवन के बाद फिर यहाँ पर जो शासन किया, इसके बाद शक आए। किसने शासन किया, शकों ने यहाँ पर शासन किया। और ये कई टाइम तक, ये भी लगभग अगर बात करी जाए तो 500 वर्षों तक ये यहाँ पर टिके रहे, जब तक कि इनको गुप्त शासन के द्वारा, जो गुप्त शासक था उसके द्वारा इन लोगों को नहीं हराया गया। तो ये सारी चीज़ें अब आपने समझा कि अगर बात करी जाए कि पश्चिमोत्तर भारत में इन लोगों ने राज्य किया। फिर अगर मैं बात करूं पाटलिपुत्र वगैरह का जो एरिया था, जो सेंट्रल का एरिया था, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर सेंट्रल इंडिया में जो राज्य किया वो किया किसने, शुंग ने और कर्ण ने। किसने किया, शुंग ने और कर्ण ने। इन सभी को डिटेल में आगे चलकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू समझिए आप। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, जो मौर्य काल का पतन हुआ, मौर्य काल के पतन के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदली। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट की, आप ऐसे समझिए, नॉर्थ वेस्ट में किन किन ने शासन किया, तो यहाँ पर किया शासन, जो पश्चिमोत्तर भारत था उसमें शासन किया किन लोगों ने, हिंद यवन राजाओं ने। तो किसने किया, एक मिनट, हिंद यवन राजाओं ने। उसके बाद हिंद यवन राजाओं ने, फिर उसके बाद किया शकों ने। किसने किया, शक ने किया। फिर आए यहाँ पर कुषाण और फिर आए यहाँ पर गुप्त। ठीक है। अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ, सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया में क्या था, शुंग काल आया और उसके बाद कर्ण आए। ठीक है। और दक्कन की अगर मैं बात करती हूँ तो सातवाहन लोगों ने शासन किया। और किसने किया, वाकाटक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी एक एक काल के बारे में आपके साथ आगे जब पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी के बाद में सारी चीज़ें, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों को आपको बताएंगे। और दक्षिण में अगर बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी जाता है। दक्षिण में जो शासन किया वो किया चोल ने, चेर ने, पांड्य ने, और थे पल्लव और चालुक्य। ये सब यहाँ पर शासन करने वाले लोग थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने शासन किया। और इसको हम देखें तो मौर्य काल के पतन के बाद की बात मैं कर रही हूँ, मौर्य काल के पतन में। ठीक है। मौर्य काल से पहले तो हमने देख ही लिया था कि कौन कौन 3 राजा थे महत्वपूर्ण। उन 3 राजाओं के नाम जरूर बताइएगा, मैंने आपको डिटेल में सारे बताए हुए हैं लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ये सब शासन करते हैं तो शासन करने के साथ साथ चीज़ों का
आदान प्रदान होना, और कृषि जो थी, कृषि में क्या हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुई। एक बात आप समझिए, जब कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा, लोग अपने लिए साथ साथ जितना इनके पास उत्पादन होगा, अगर वो उत्पादन उपयोग हो जाता है, उसके बाद जो बचता है अधिशेष, जिसे कहते हैं अधिशेष, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, ये व्यापार करना शुरू करेंगे। व्यापार करना शुरू करेंगे, कई जिलों में यहाँ पर कई राज्यों में क्या होगा, व्यापार शुरू होगा। व्यापार में क्या होगा, आना और जाना, मतलब जो होगा दोनों तरफ से ये चीज़ें होंगी कि व्यापार में कुछ चीज़ें जाएंगी भी और कुछ चीज़ें आएंगी भी। अब व्यापार किया किन तरीके से गया, व्यापार भी दो तरीके से किया गया। अभी आगे आने वाले चीज़ों में हम देखेंगे कि रोम से किस तरीके से, विदेशों से भी व्यापार हुआ, तो किस किस तरीके से व्यापार हुआ है। जैसे रोम की बात करूं तो समुद्र के रास्ते व्यापार करने के दो तरीके हुआ करते थे, एक तो था समुद्र और दूसरा था जमीनी रास्ता। अब अगर बात करी जाए समुद्र के रास्ते से अगर व्यापार करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी कि आपके पास जो नाव वगैरह हो, आज के टाइम की तो है नहीं टाइटेनिक टाइप्स वाली जो है कि सिर्फ इस तरीके से व्यापार कर लिया जाए, तो नाव उस समय पर जो उन लोगों के पास हुआ करती थी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, हवाओं के सहारे, मतलब मानसूनी हवाएं जो चला करती थी, अगर मैं बात करूं साउथ वेस्ट विंड के बारे में, तो इन हवाओं, जिन्हें हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, इन हवाओं का वो सहारा लिया करते थे। और जैसे अगर बात करूं, इनकी नाव जो होती थी वो इस तरीके से बनी होती थी और आगे एक तरीके का कपड़ा लगा होता था, तो जब ये चलते थे तो कपड़े से इनकी नाव जो है आगे की दिशा में अपने आप बढ़ा करती थी, तो इस तरीके की नाव। अब अगर ये जमीनी रास्ते को अपनाते थे, तो जमीनी रास्ते को अपनाने के लिए इनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए भाई, रास्ते में बहुत सारे चोर, लुटेरे, डाकू या कोई ऐसे राजा मिलेंगे जो आगे नहीं निकलने देंगे या कहेंगे हमें कुछ टैक्स दो तब हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। और अगर इन्हें लड़ाई करनी पड़ती तो इनके पास क्या होना चाहिए, कम से कम सेना हो, घोड़ा हो, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके पास होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। अगर इनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये व्यापार कैसे करती। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई कि व्यापार से संबंधित, अगर ट्रेड से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे तो किस तरीके से ट्रेड इन्होंने करना धीमे धीमे शुरू करा। और लोगों, अब ट्रेड शुरू के साथ साथ क्या होता, जब व्यापार होता है और आप कहीं जाते हैं तो उसके साथ क्या होगा, आप वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सामान, ठीक है, संस्कृति हो गया, सामान हो गया, और वहाँ की जो कुछ कुछ कल्चरल चीज़ों में संस्कृति आ गई, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ का रहन सहन, आप उन चीज़ों से जुड़ते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। अभी देखेंगे चैप्टर में आगे कि रेशम कितना महत्वपूर्ण था। रेशम से बने हुए वस्त्र जो लोग पहना करते थे उनको बहुत रईस, मतलब बहुत अमीर लोग पहना करते थे, और सिल्क रूट से रेशम का व्यापार किया जाता था। सिल्क रूट आप देखते हैं चाइना के लिए हमेशा चर्चा में बना रहता है, और आप देखेंगे जब इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, करंट में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार जब आप मेंस लिखते हैं तो सिल्क रूट के बारे में जानकारी आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर पूरा समराइज करके चीज़ों को बता रही हूँ ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकें और देखें तो किस तरह, जिस व्यापार हुआ, व्यापार होने के साथ साथ सिल्क रूट से किस तरीके से व्यापार हुआ, हाथी दांत हो गया, सोने की चीज़ें हो गई, काली मिर्च हो गई, जो रोम वगैरह व्यापार करते थे, जो रोमन साम्राज्य थे वो व्यापार करते थे और भारत तक आते थे। इनके पास मैंने बताया दो रास्ते होते थे, या तो समुद्र के रास्ते या फिर वो किसके रास्ते आएंगे, बोट, जो जमीनी रास्ता है उसके थ्रू, तो ये व्यापार किया करते थे। और आरिकामेडु, आगे भी पढ़ेंगे हम आरिकामेडु के बारे में। आरिकामेडु कहाँ पर है, तो आरिकामेडु में आकर ये क्या करते थे, अपने सामान को पहुंचाते थे और वहां से कुछ चीजें खरीदते थे। हम जानते हैं दक्षिण भारत हमारा सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए रहा, जिसके लिए बाद में लड़ाइयां भी हुई। आधुनिक भारत पूरा व्यापार से लेकर कहां तक पहुंच गया था, व्यापार के लिए कंपनीज आई थी और वो क्या हो जाती हैं, पूरा का पूरा भारत की राजनीति को ही पलट देती हैं। और आखिरकार भारत क्या हो जाता है, लगभग 200-300 साल लगभग क्या रहता है, गुलाम बना रहता है। तो ये व्यापार के इस चक्कर में सारी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। हर राजा या हर क्षेत्र ये चाहता है कि जो भी नए क्षेत्र खोजे जाएं या जो नए क्षेत्र हों उनमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और उन पर हम अधिकार कर लें। तो यहाँ से आरिकामेडु से क्या होता था कि साउथ से बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें ले जाई जाती थी। तो ये इन चीज़ों को भी एक एक करके इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। मैंने आपके साथ सारा ओवरव्यू डिस्कस किया कि मैं इस चैप्टर में आपके साथ क्या शुरू करने वाली हूँ। जैसे बात करी जाए खुशहाल गांव, तो खुशहाल गांव
गांव कैसे बनेंगे? जब तकनीकें बदलेंगी, लोहे का प्रयोग होगा, बड़े बड़े औजार बनने लगेंगे तो ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। ज़मीन जब उपजाऊ हो जाएगी तो उसमें खेत जो होंगे वो अगर अच्छे उपजाऊ हैं तो ज़मीन से हमें जो अनाज मिलेगा वो भी हमें अधिक मिलेगा और अच्छा मिलेगा। एक निश्चितता भी आएगी। भाई आपको पता है कि अगली साल के लिए हमारे पास हमें इस तरीके से रुपाई करनी है और इस तरीके से हमें बीजों को डालना है और इतने टाइम तक लगभग हमें वेट करना है, 3 महीने या 4 महीने, इसके बाद फसल हमें मिल जाएगी। उस फसल को कुछ हम अपने लिए रखेंगे, कुछ जो एक्स्ट्रा होगी उसे हम बेच देंगे। तो गाँव में खुशहाली आएगी, ऑब्वियस सी बात है, और समृद्ध शहर भी बनेंगे और उनसे जो अधिशेष होगा वो शहरों तक भी पहुँचाया जाएगा और जो व्यापार होंगे उन सारी चीज़ों से भी हमें बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि लोहे के जो औजार थे और उनसे खेती किस तरीके से शुरू करी गई। अगर बात करूं तो लोहे का प्रयोग जो हुआ था वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। हमने आपसे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि महापाषाणकालीन जो कब्रें थी वहां से हमें कुछ चीज़ें पता चली और हमें जो लोहे के फाल या लोहे के हथियार जो हैं वो हमें वहां से बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। 2500 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो लोहे के औजारों का जो प्रयोग था वो काफ़ी बढ़ गया था और ऐसा दिखाई देने लगा था। लोग साफ सफाई करने के लिए जंगलों को साफ करते थे तो इसलिए लोहे की कुल्हाड़ियाँ होंगी, इन सभी का वो प्रयोग किया करते थे और जो हल थे उनका प्रयोग जुताई में किया करते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि लोहे का प्रयोग यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा। अब कृषि के उत्पादन के लिए कदम अच्छे बढ़ाए गए। अब देखा जाए कदम अगर कृषि आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले आपके पास, आप खुद लॉजिक लगाइए, आपके पास ज़मीन हो और ज़मीन फिर वो उपजाऊ हो, उसके बाद आपके पास अच्छे औजार हों ताकि वो ज़मीन को आप रोप सकें, फिर अच्छे बीज डाल सकें, फिर उनको सिंचाई दे सकें और एक उचित मौसम जो है वो उनको मिल सके और उसके बाद उनको काटने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद उसको संचित करने की व्यवस्था हो और उसके बाद क्या है उनका उपयोग किया जा सके और उपयोग करने के बाद जो बचता है उसे मार्केट में बेचा जा सके। अब यहाँ पर मार्केट में बेचने का मतलब ये नहीं है कि आज के जैसे मार्केट थे उस समय पर जो अधिशेष हुआ करता था वो किस तरीके से दूसरों तक पहुँचाया जाना और दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उनको, जैसे कि बात करें भारत में सोना बहुत कम था, केवल कर्नाटक में ही ऐसी खाने हैं हमारे पास जो उपस्थित हैं तो वहाँ पर ही सोना था। तो अगर बात करिए और सोना यूज़ कितना होता था, देखा अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया, जैसे कि आपको मौर्यकालीन में क्या करते थे, राजा सोने से लथे हुए हाथी और जो उनके साथ चला करते थे सेवक और सैनिक, इवन जो महिलाएं होती थी वो पूरी सोने से लथी हुई होती थी, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जेवर और इस तरीके की चीज़ें पहना करते थे, सोने चांदी के गहने। तो वो आते कहाँ से थे, वो आते थे दूसरे स्थानों से, मतलब दूसरे विदेशों से कहेंगे आप या दूसरे स्थान से, वहाँ से ये सब चीज़ें आया करती थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो मैंने आपको उनके बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सिंचाई भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई। इसके लिए क्या हुआ, कुएं, नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है खेती के लिए क्या करना, खेती के लिए पानी की सुविधा आवश्यक है। चाहे आप कितना भी अच्छा बीज डाल लीजिए, कितनी भी अच्छी खेती आपकी उर्वरक हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी फसल जो सही उत्पादन उसका नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कई बार दक्षिण भारत में इस तरीके की समस्याएं रहती हैं। और अगर बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में अक्सर कर आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, क्योंकि अगर भारत की कृषि जो है अधिकांशतः किस पर बेस्ड है, मानसून पर बेस्ड है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए, लोगों के द्वारा श्रम किया गया, किसानों को भी लाभ मिला। अब कृषि क्या है, अनिश्चितता खत्म हो गई और निश्चितता थोड़ी सी बढ़ी। कर अदा करने के लिए लोग क्या है, किसानों ने उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब जो राजा थे उस समय पर धीमे धीमे देखिए किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ। तो राजा जो थे अब उनको लगने लगा कि भाई अपने क्षेत्र को अगर हमें अच्छा रखना है तो हमें कर वगैरह भी चाहिए, और कर चाहिए तो उस कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए हैं अच्छे से उसका उत्पादन हो, अच्छे से चीज़ें मिलें तो हमें उसका फायदा होगा। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब 3 तरह कौन थे, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, बेल्ला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको ज़रूर नोट्स बनाकर लिखते रहा करिए। साधारण जो हलवाई होते थे उनको उड़वार, और भूमिहीन मजदूर जो होते थे उनको दास, कैडेसियार और अदिमई कहलाते थे। जो तमिल में इनको क्या क्या कहा जाता था, बेल्ला, हलवाहो और उड़वार, और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उनको कैडेसियार और अदिमई ये लोग कहलाते थे। अब देखा जाए देश के जो उत्तरी हिस्से थे उनमें क्या है, गांव का प्रधान
व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और ये क्या है, कई पीढ़ियों तक इसी पद पर लोग बने रहते थे। और ये क्या करता था कि जो राजा हुआ करते थे अक्सर इन्हें टैक्स कलेक्शन का भी काम इन्हीं को दे दिया करते थे। और ये जो ग्राम भोजक का पद था ये क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा भूस्वामी, जिसका पास बड़ी भूमि है, उसका ये मालिक हुआ करता था। और राजा क्या करते थे, राजा इन्हीं को काम दे देते थे कि भाई तुम इन्हीं के लिए जो ये है यही लोग हमें टैक्स वसूल करके देंगे। और ये क्या करते थे, इनके पास बड़े बड़े जमींदार, जो जमींदार थे इनके पास जो मजदूर थे उनको काम करने के लिए लगा दिया करते थे, दास और मजदूर जो इनकी जमीनों पर काम किया करते थे। कभी कभी ये न्यायाधीश और पुलिस का भी काम किया करते थे। मतलब जो बड़े बड़े ग्राम भोजक थे या जो जमींदार थे ये कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। पुलिस से मतलब चीज़ों के लिए न्याय करना या चीज़ों को जो इन्हें लगता था गलत है उन तरीकों के लिए ये कुछ न्याय व्यय दिया करते होंगे। ग्राम भोजकों के अलावा अगर देखा जाए अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। अब एक ही पद तो नहीं होगा, कई और लोग भी थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। कुछ अलग कृषक थे उनको गृहपति कहा जाता था। ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। छोटे किसान में क्या है, इसके अलावा कुछ जैसे स्त्री पुरुष भी हो गए, जिनकी कुछ लोग आज भी आप देखते हैं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती, वो गांव में क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए वो दूसरों की जमीनों पर काम करते हैं। कई बार बटाई पे होती है जमीन, कई बार जो होता है कि 1/4 दिया जाएगा, 1/6 दिया जाएगा, जिस तरीके से भी है। मान लो अगर किसी खेत में 100 कुंतल गेहूं होता है और 1/6 उसका तय किया गया, तो जो मजदूर होगा या जिसने ये जमीन पूरी ली होगी वो 1/6 भाग को अपने पास रखेगा और बाकी हिस्सा किसे मिलेगा, बाकी मालिक को उसके मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें उस समय पर भी हुआ करती थी। आज भी भारत में जो प्रथाएं प्रचलित हैं वो अगर आप गांव की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी प्रथाएं अभी भी लगभग वैसी ही हैं। बहुत सारी जगह परिवर्तन आ रहे हैं लेकिन अभी भी परिवर्तन धीमे धीमे ही आ पाएंगे। किसान आंदोलन जैसे कि आप देख ही रहे किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से चरम पर है। तो हमेशा से शुरू से ही कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ली गई हैं और होती रही, धीमे धीमे इन्हीं सभी में क्रमिक विकास होते रहे। अधिकांश गांवों में जो लोग हुआ करते थे वो क्या थे, लोहार थे, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार हुआ करते थे। आपने देखा होगा लोहार क्या है, हमेशा जो लोहे को पीट पीट कर बहुत सारे सामान बनाया करता था। कुम्हार थे जो घरों में कुल्हड़ बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और गाँव में अगर आप देखें पूरा मतलब एक कुनवा एक तरीके का हो जाता था कि ये सारे के सारे लोग कुम्हार हैं और वहाँ पर आपको मिट्टी का कोई भी बर्तन खरीदना है, चाहे आपको दिए लेने हो, चाहे आपको मिट्टी के कोई बर्तन लेने हो, कुछ भी लेना हो, इस तरीके के सारे मटेरियल कहाँ मिला करते थे, कुम्हारों के पास ही मिला करते थे। और इनका जो व्यापार है अक्सर कब बढ़ जाता था, जैसे गर्मियों के टाइम पे। गर्मियों में क्या होता है कि हमें ठंडे पानी की आवश्यकता होती है तो हमें लेने की ज़रूरत होती है ना कि घड़ा वगैरह लें। तो ऐसे समय पर इनका लोहारों के काम, जब कृषि कार्य शुरू होते थे तो उस समय पर इनकी आवश्यकता बहुत हुआ करती थी। बढ़ई, अगर कोई काम चल रहा है या कुछ नई चीज़ें कराना है, अगर कोई स्ट्रक्चर में चेंज कराना है तो इन लोगों की। और बुनकर को तो हम समझते हैं कि कपड़े अपड़े इन सारी चीज़ों को बुनने के लिए हमें इन सब की आवश्यकता हुआ करती थी। ये सारे शिल्पकार थे। ये देखिए जितने भी ये बिजनेस बढ़े थे, हम देखते हैं आगे आने वाले समय में जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं उसके बाद ये एक एक करके इन सभी का बिजनेस डाउन चला जाता है और सारा का सारा क्या हो जाता है, इंग्लैंड की सारी वस्तुएं भारत में आना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर देखें कि प्राचीनतम ग्रंथों में अगर देखा जाए, संगम साहित्य से हमें 3 चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संगम साहित्य में चोल, चेर और जो है इनके बारे में हमें तीनों की जानकारी मिलती है। चोल, चेर और पांड्य, इन सभी के बारे में कौन जानकारी देता है हमें देता है प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इसी से हमें जानकारी मिलती है। इसकी रचना लगभग अगर बात करी जाए 2300 साल पहले की गई थी। इसलिए इन्हें संगम क्यों कहा जाता है कि मदुरै में जो कवि होते थे वो इसका सम्मेलन किया करते थे और उसी में जो पोएम थी इन्होंने संकलन किया है। तो अगर देखेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किस में मिलती है, संगम साहित्य में। अगर आपसे पूछा जाता है कि चोल, चेर और पांड्य जो है इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप आंख बंद करके टिक करिएगा, संगम साहित्य से हमें इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है। अब अगर देखें कि क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, अगर देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है जातक कथाओं के बारे में। जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो हमें पता है ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है। इन्हीं के बारे में इसमें संकलन किया गया है। तो ये जातक कथाओं से संबंधित चीज़ें हैं। जातक कथाएं पुराना पेपर उठा के देखिए, आपको कई बार मिल जाएगा।
प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ और स्रोत भी हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं या मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतें और रेलिंग या खम्भों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां से लोग आते जाते थे। वहां के लोग भी देखिए धीमे धीमे जब चीज़ें बढ़ती हैं तो सुंदरता, पहले तो सिर्फ इंसान अपनी आवश्यकता की चीज़ों को जुटाता है, फिर धीमे धीमे देखता है कि आवश्यकता से अगर अधिक है तो उनको बेचना और करना शुरू करता है। फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि क्यों ना साज सज्जा के सामान शुरू करे जाए। तो उन्हीं का एक तरीके का अगर आप देखेंगे इसमें आपको चित्रण, देखिए किस तरीके से ये जो रेलिंग है ये बनाई गई है घुमावदार, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में मिला वलय कूप है। ये क्या है? हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से ये किस तरीके से भिन्न है। ये इसमें क्वेश्चन जो 6th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। सांची की मूर्तिकला देखिए कितनी ज़्यादा फेमस है। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर ये जो मूर्तिकला है इसका एक नमूना दिखाई देता है। इसके बारे में हम आगे जाके चैप्टर में देखेंगे, तब वहाँ पर आप देखेंगे। ये देखिए वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन, एक शहर के जीवन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अब हमने देखा कि जो बलय कूप होते थे वो किस लिए होते थे। बलय कूप गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये बलय कूप लोगों के घरों में ही होते थे। कहाँ पर होते थे? घरों में ही होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाए होंगे। कुछ चीज़ें क्या है, अगर मिट्टी की बनी हुई हैं तो वो कब तक टिकी रहेंगी? बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती हैं। इनकी खोज जो है, हो सकता है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, हो सकता है आगे इनकी खोज कर लें, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कर न्यूज़ में आता रहता है अभी भी खोजें चल रही हैं। प्राचीन शहरों के बारे में, वहाँ गए नाविक तथा यात्रियों के विवरण से भी हमें पता चलता है कि विस्तृत विवरण जो है किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया होगा उसके बारे में उसने लिखा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिक्के देखिए, अगर बात करूँ सिक्के, भारत के किसी क्षेत्र में अगर ये सिक्के मिले हैं और इनको जो सिक्के यहाँ मिले हैं वही सेम सिक्के अगर हमें रोम में या फिर इंडो ग्रीक क्षेत्र में मिले हैं, या फिर उससे भी अगर आगे मिले हैं, अगर इराक के क्षेत्र में मिले हैं, ईरान में मिले हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि इनके बीच जो सिक्के हैं कहीं ना कहीं व्यापार होता होगा ना, तभी तो आदान प्रदान हुआ। या फिर अगर मैं देखूँ सेंट्रल भारत की बात करूँ, सेंट्रल भारत की, अगर वहाँ से कोई चीज़ें साउथ की तरफ आई हैं तो इंटर स्टेट भी व्यापार रहा होगा, अंतर्राज्यीय व्यापार रहा होगा। वहाँ से लोग चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे। जैसे मटके वगैरह हैं या मिट्टी के बर्तन हैं, अपने आप तो चल के जाएंगे नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग क्या होंगे, अपने साथ वो सारा सामान लाते होंगे और वो ले जाते होंगे। इसी तरीके से आदान प्रदान पूरे भारत में, और भारत के साथ साथ आज के भारत की बात करूं तो पूरे भारत में, और जो पिछले जो मतलब और भी जगह थी उन सभी जगहों से ये क्या था, इंटरकनेक्टेड रहे होंगे। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें जुटाते होंगे। इनको आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोने या चांदी के सिक्कों पर विभिन्न जो आकृतियां थी, जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये आहत करके बनाई जाती थी, इसीलिए इन्हें आहत कहा जाता है। और ये सिक्के लगभग 500 साल तक चले थे। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के ही थे। बहुत बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है कि सबसे पुराने सिक्के कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सिक्के थे। आहत सिक्के सबसे पुराने थे, और इन पर सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे इन पर आहत करके आकृतियां बनाई जाती थी। और अगर देखा जाए इसमें देखिए ये विनिमय के संसाधन बता रहे हैं कि दो संगम साहित्य में है, पोयम के तरीके से बताया गया इसमें कि किस तरीके से जो व्यापार हुआ करता था वो था। इसमें अनेक गतिविधियों के केंद्र के अगर के बारे में देखेंगे तो मथुरा को देखते हैं। मथुरा एक महत्वपूर्ण स्थान है उस समय का, देख लेते हैं। यह लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्या रहा है? मथुरा। यहाँ पर यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्ते थे। किस किस के लिए? एक तो यातायात के लिए और ऊपर से दूसरा व्यापार के लिए। इनमें एक रास्ता जाता था उत्तर पूरब से पूरब की ओर, और दूसरा जाता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था। इसलिए मथुरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला क्या था? उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी, और इसमें अनेक मंदिर थे। हम आज भी जानते हैं कि मथुरा मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके आसपास जो किसान थे, पशुपालक थे, रहने वाले लोग थे इसके आसपास, वो लोग थे यहाँ पर। और
मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। आज भी हम जानते हैं कि मथुरा में बहुत ज़्यादा मंदिर और बहुत ज़्यादा मूर्तियों का एक प्रमुख स्थल है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये बात याद रखने वाली है कि मथुरा जो थी कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण कहाँ पर वो अपना शासन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, ये कर रहे थे पश्चिमोत्तर भारत में। किसके बाद ये आए थे? तो किसके बाद आए थे कुषाण? शकों के बाद आए थे। शक से पहले कौन थे? इंडो ग्रीक थे। और कुषाण तब तक वहां पर शासन करते रहे जब तक कि इन्हें गुप्तों द्वारा नहीं हराया गया। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहाँ पर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और केंद्र है। आज भी ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर जो राजा थे, शहर के राजा, रानी, अधिकारी या फिर व्यापारी या शिल्पकार इस प्रकार के दान किया करते होंगे। जिनके पास चीजें होती होंगी वो लोग क्या करते थे? इसको दान किया करते थे। उदाहरण के लिए अगर बात करें, मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरों बुनने वालों और माला बनाने वाले लोगों और इत्र बनाने वाले लोगों का अभिलेख जो उल्लेख है वो भी यहाँ पर मिलता है। अब शिल्पकार कौन कौन से थे? शिल्प और शिल्पकार के बारे में देखें। पुरास्थलों से शिल्पकारों के नमूने मिले हैं। शिल्पों के जो नमूने हैं वो क्या है? बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पतले और सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उनके ऊपर काले चमकीले रंग का कुछ पुताई होती थी, उसे काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? उत्तरी भाग में मिले हैं। और ये प्रायः काले रंग के होते थे। इनमें एक खास चमक होती थी। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि हमने विभिन्न ग्रंथों से पता हमें चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। देखिए, मदुरै के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मदुरै और वाराणसी। तो ये क्या थे? ये कपड़ों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। और इसमें कौन काम करते थे? दोनों ही, स्त्री और पुरुष इसमें दोनों काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार और जो व्यापारी थे वो अपने अपने क्या करते थे? संघ बना लिया करते थे, जिससे जो इन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी का मतलब अगर देखा जाए एक कॉमर्शियल तरीके का एक ग्रुप बन गया था और ये लोग व्यापार किया करते थे चीज़ों का अपना संघ बनाकर। शिल्पकारियों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चे माल को उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। सारा का सारा काम किसका था? श्रेणी का था। श्रेणी क्या क्या करती थी कि माल को प्रशिक्षण देती थी लोगों को, माल जब बन जाता था तो उसको किस तरीके से बांटना है, और कच्चे माल को भी उपलब्ध कराती थी। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम किया करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो श्रेणी आप देखेंगे एक तरीके से कॉमर्शियल व्यापार के तरीके से इसको देखा जा रहा है। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों के लिए लौटा दिया जाता था और बाकी क्या है, कुछ धार्मिक संस्थान थे उनको भी दे दिया जाता था। अब अगर देखा जाए यहाँ पर आरिकामेडु, जैसे कि मैंने आपको आरिकामेडु के बारे में बताया था, ये आरिकामेडु जब मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडु एक पत्तन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन है दक्षिण भारत का और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोम वगैरह से लोग व्यापार जो करते थे, ईरान से जो व्यापार होता था, अफगानिस्तान से जो व्यापार होता था, उन सारी चीज़ों के लिए क्या करते थे, यहाँ पर जहाज़ उतारे जाते थे। और यहाँ पर एक ढांचा भी मिला है ईंटों से बना हुआ, जो संभवतः किसी तरीके का गोदाम रहा होगा। माल उतारने के बाद माल रखा भी तो कहीं जाएगा, तो इस तरीके से। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। एक बार यूपीपीसीएस में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 2014 में या 2015 में ये पूछा गया था कि एफोरा क्या होते हैं। तो एफोरा उसमें जो होता है वो शराब, एक जार टाइप का होता है जिसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते हैं। देखिए यूपीपीसीएस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। साथ ही ये एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। किस तरीके से कि जो गीली मिट्टी है उसको दबा दिया जाता है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ रोम में मिली और बनाए कहाँ जाते थे, भारत में। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं व्यापार होता होगा और एक दूसरे से लोग कनेक्ट करते होंगे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन रत्न भी यहाँ पर मिले हैं। जब एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह मिलती हैं, सपोज करिए अगर कोई चीज़ इंडिया की मतलब स्पेशली
स्पेशलिटी दिखाती है कि वो यहीं पर सिर्फ मिलती है। और अगर आपको जाके वो किसी यूरोप कंट्री में मिलती है तो आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि यहाँ के लोग किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट ज़रूर रहे होंगे उस समय पर, क्योंकि उस समय पर बनाना ऐसा नहीं कि जो इंडिया में बन रहा है उसका उत्पादन यहाँ नहीं हो सकता था, लेकिन उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई वगैरह किया करते होंगे। और यहाँ पर शीशे पर अर्धमूल पत्थर जो है उनके मन के बनाने के भी पर्याप्त साक्ष्य जो है वो क्या है यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं और ब्राही लिपि से इनमें अभिलेख लिखे गए। किससे लिखे गए? ब्राही लिपि से। इस लिपि का प्रयोग तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राही लेख भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपके साथ जो डिस्कस करी चीज़ें वो देखिए कितनी ज़्यादा, कि क्या व्यापार किस तरीके से होने लगा था और क्या क्या था, गाँव किस तरीके से खुशहाल बने, और जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो पतन हुआ उस पतन के बाद कौन कौन से शासक आए और किस तरीके से उन्होंने शासन किया, इन सभी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और विस्तृत हुई और किस किस तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर्स जो क्या हैं एक दूसरे से इंटर रिलेट है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 हो गया और चैप्टर नंबर 9 ये मौर्य काल के बाद की ही बातें बताते हैं, दोनों ही चैप्टर इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।